उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ते होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रिपरेशन करते रहे होंगे। ठीक है? तो आप लोग आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में, ठीक है? साइंस में करीब 70 क्वेश्चन होगा। तो मान के चलिए कि 20 मिनट 25 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए और टेस्ट देते रहिए। आपको कितना सही होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है? तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। आनुवंशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जर्मेंडल है, ह्यूगो डी ब्रिज है, रॉबर्ट हुक है और डार्विन है। तो आनुवंशिकता के जो जनक हैं वो ग्रेगर जर्मेंडल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में एक बात याद रखिएगा, इसका पीडीएफ जो है आपको इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है, उसी पे हम अपलोड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मेंडल ने, जोहानसन ने, वाटसन और क्रिक ने। जीन का शब्द जो पहले सबसे प्रयोग किया था जोहानसन ने किए थे। आगे, निम्न में से कौन सा मनुष्य का आनुवंशिक रोग है? हाइजा, टाइफाइड, हीमोफीलिया, हाइड्रोफोबिया। देखिए, ना हाइड्रोफोबिया है, ना हाइजा है, ना ये है। तो हीमोफीलिया जो है ना, यह है। ठीक, तो इसका आंसर 3 का सी हो जाएगा। चलिए, जेनेटिक्स नाम किसने दिया था? हुक ने, बैटलस ने, मेंडल ने और डार्विन ने। जेनेटिक्स का नाम जो दिया था वो बैटसन ने दिए थे। जीन नियम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीन विनिमय का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था? मेंडल ने, गार्मर, मार्गन तथा कैंपस, जोहानसन और सभी। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, मार्गन और कैंपस। नेक्स्ट है, पुरुष जीन संगठक है। यह पूछता भी है, ध्यान रहे इसको। यक्स और वाई होगा, यक्स और वाई पुरुष का होता है और महिला का जो होता है महिला का होता है यक्स यक्स। ठीक, तो देखिए, यह अगर दोनों सेम मिल जाएगा तो यक्स हो जाएगा, यक्स यक्स हो जाएगा तो बच्ची होगी, और यहाँ यक्स हो जाएगा, यक्स वाई होगा तो लड़का होगा। यह जो निर्धारित करता है ना, पुरुष की वजह से होता है। तो जो लिंग जो निर्धारण होता है, यह पूछता भी है, लिंग निर्धारण जो होता है पुरुष के स्पर्म से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का बी होगा, एक्स वाई। नेक्स्ट है, गैमिट की शुद्धता का नियम किसने दिया था? गैमिट की शुद्धता का मेंडल ने, डार्विन ने, मेंडलीफ ने और रदरफोर्ड ने। तो 7 का आंसर ए हो जाएगा, मेंडल ने। आगे हम लोग देखेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। प्राथमिक जो उपभोक्ता होता है, सर्वाहारी है, मांसाहारी है, शाकाहारी है, कोई नहीं है, तो वह जो है शाकाहारी होता है। ठीक, देखिए, जैसे सूर्य का प्रकाश अगर मान लीजिए किसी पौधे पर पड़ता है, पौधे पर, ठीक, पौधे पर पड़ता है, तो यह जो हो गया पौधा, और पौधे घास फूस को पड़ता है तो घास फूस बकरी खाती है। ठीक है ना, बकरी मतलब कि शाकाहारी वाला वस्तु, और उसके बाद से कोई शेर खाता है, उसके बाद से मनुष्य खाता है। तो ये याद रहे, ये जो है ना, ये शाकाहारी होता है, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक, द्वितीय उपभोक्ता क्या है? द्वितीय उपभोक्ता है मांसाहारी। प्रथम हो गया, देखिए, शाकाहारी हो गया प्रथम, द्वितीय हो गया मांसाहारी और तृतीय हो गया सर्वाहारी। तृतीय तृतीय याद रहे, ये तीनों पूछता भी है और याद रहना भी चाहिए। चलिए आगे, सहजीविता का उदाहरण है, लाइकेन है, कवक है, अधिपादक है और यह अधिपादक है या सभी है, मतलब। तो 10 का आंसर ए हो जाएगा, लाइकेन। देखिए, पादप और कवक का सहजीविता कहते हैं इसको, कवक, ठीक ना, पादप और कवक का सहजीविता, इसी के लिए लाइकेन को बोलते हैं। उसका लक्षण पादप का भी है और कवक का भी है। आगे, इकोलॉजी सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? इकोलॉजी हैकल ने, रिटर ने, टेंसलर ने, मेडल ने। तो इकोलॉजी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रिटर ने प्रयोग किया था। वातावरण एवं जीवों के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? वातावरण और जीवों के संबंध में तो पारिस्थितिकी है, जीवाश्मिकी है, कोशिकीय आनुवंशिकी है। तो ये देखिए, ये साइटोलॉजी होता है कोशिकी के लिए, आनुवंशिक के लिए जेनेटिक्स होता है, और पारिस्थितिकी के लिए वातावरण और जीवों से संबंधित होता है। तो 12 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीन बने हैं आरएनए का, डीएनए का, प्रोटीन के, कोई नहीं। तो जो जीन बना हुआ है डीएनए से बना हुआ है। लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं, लाइकेन सहजीवी शैवाल और ब्रायोफाइटा में, अधिपादप और अंतःपादप में, शैवाल और कवक में, मांस और कवक में। तो इसका हो जाएगा देखिए 14 का आंसर हो जाएगा सी, शैवाल और कवक का। ठीक, तो याद रहिए, सहजीवी इसीलिए बोलते हैं, ये दोनों का लक्षण होता है इसमें। सारगासो समुद्र का नाम पड़ा है किससे? कवकों के कारण, आवृतबीजियों के कारण, शैवालों के कारण, ब्रायोफाइटों के कारण। तो जो सारगासो जो होता है ना, वहाँ पे एक शैवाल होता है,
लाल शैवाल, उसी के लाल शैवाल सरगासों के नाम से भी जानते हैं। तो 15 का आंसर सी हो जाएगा, शैवाल के कारण। नेक्स्ट है ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड उल्टा होता है, सीधा होता है, दोनों होता है। तो देखिए ऊर्जा का पिरामिड ऐसे रहता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा यहाँ रहेगा, मतलब कि पेड़ पौधे, ठीक। उसके बाद से उससे कम हो जाएंगे जानवर, उससे कम हो जाएंगे इसको खाने वाला, और उसके बाद से ये, तो सबसे कम में ऊपर हो जाएगा। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है सीधा होता है। पूरा का आंसर हो जाएगा ए, ठीक। आ गया। निम्न में से कौन सा अजैविक कारक है? जल, कार्बोहाइड्रेट, ताप, सभी अजैविक कारक है। इसका आंसर हो जाएगा 17 का डी हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट है मनुष्य के किस प्रकार के गुणसूत्रों को लिंग निर्धारण होता है? अभी हम लोग पढ़े थे इससे पहले वाले में, उसका लिंग लिंग क्या होता है, तो मैंने जो पुरुष का जो होता है जीन, जीन मतलब कि समझ रहे हैं स्पर्म, ठीक है ना। तो इसका ये महिला, ये पुरुष का होता है, याद रहे, पुरुष का एक्स वाई होता है, महिला का एक्स एक्स होता है, महिला का। तो पुरुष की वजह से लिंग निर्धारण होता है, तो इसका आंसर ये होगा 18 का ए। नेक्स्ट है सबसे बड़ा गुणसूत्र पाया जाता है किसमें? कवक में, शैवाल में, ट्रिलियम में, और कोई नहीं। तो 19 का आंसर हो जाएगा ई, ट्रिलियम का सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र किसका है? देखिए दोनों पूछ दिया, बड़ा और छोटा, तो इसका सवाल का है, यानी कि सबसे छोटा जो होता है सवाल का होगा, सबसे बड़ा ट्रिलियम का होगा। तो याद रहे ट्रिलियम, ट्रिलियम और सवाल को दोनों को याद रखिए। इसमें 4 अच्छा रहे, इसमें 3 अच्छा, तो बड़ा हो गया ट्रिलियम, छोटा हो गया सवाल, ठीक। तो इसका आंसर ए हो गया। जीन शब्द का पता जॉनसन ने कब लगाया था? 1909 में, 1902 में, 1905 में, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आंसर ए हो जाएगा, 1909 में। आगे डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? जीन है, अनुवंशिकी है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। 22 का आंसर हो जाएगा डीएनए का क्रियात्मक इकाई जीन होता है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवंशिकी पदार्थ को कहते हैं? 23 का आंसर डी होगा, ठीक, जीनोम। संपूर्ण जेनेटिक कोड पता किसने लगाया? संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? हरगोबिंद खुराना ने, रदरफोर्ड ने, मेंडल ने, और कोई नहीं। तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, हरगोबिंद खुराना ने। नेक्स्ट है हरगोबिंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1965 में, 1960 में, 1968 में, और इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आंसर सी हो जाएगा, 1968 में। आगे आनुवंशिकीय रोग, रंग वर्णांतर, कलर ब्लाइंडनेस में किस रोगी को पहचान नहीं आता है? मैंने कौन सा रंग पहचान में नहीं आता है? लाल, काला, हरा, लाल, हरा, गुलाबी। तो इसका आंसर सी होगा, लाल और हरा में पता नहीं चलता है कि कौन लाल है कौन हरा है। तो 26 का आंसर सी होगा। लाइकेन सूचक है जल प्रदूषण का, जैसे वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, मृदा प्रदूषण का, विकिरण प्रदूषण का। तो लाइकेन सूचक है वह है वायु प्रदूषण का। आगे जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? कौन जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? लेमार्क ने, डार्विन ने, डी ब्रिज ने, मेंडल ने। तो 28 का आंसर भी हो जाएगा, डार्विन ने। आगे मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होता है, याद रहे 23 जोड़ी, मैंने 23 जोड़ी का मतलब कि 46, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो 29 का आंसर ए होगा, ठीक। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने किया था? डाल्टन ने, जॉन ने, वाटसन, क्रिक ने, ल्यूमेन हक ने। तो 30 का आंसर सी हो जाएगा, ल्यूमेन हक ने। दिया होगा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने किया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया किसने? मिलर ने, खुराना ने, डी ब्रिज ने, कैल्विन ने। तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, खुराना ने। कब किए थे? इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक। चलिए जीन अवस्थित होते हैं कहाँ पे गुणसूत्रों में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 32 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक। आगे कहते हैं विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था? लुई पास्चर, अरस्तु, ग्रेगर, जॉन मेंडल, चार्ल्स डार्विन। तो 33 का आंसर हो जाएगा डी, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? विलियम हार्वे, हॉपकिंस, लुई पास्चर, क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 34 का डी। नेक्स्ट है वंशागति के नियमों को अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए ये लोग हम जितना हम टेस्ट कराए ना उसमें टेस्ट में जरूर मिला होगा ये क्वेश्चन, ठीक। वर्गीकरण के विज्ञान है, कोशिका विज्ञान है, पारिस्थितिकी, आनुवंशिकी है। तो ये वंशागति का जो होगा ना, तो 35 का आंसर डी हो जाएगा, आनुवंशिकी। पर्यावरण में दिया हुआ है कि पर्यावरण में अवयव उदाहरण है पर्यावरण में अजय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा वनस्पति है, जानवर है, वायु है, सभी है। तो इसका आंसर 36 का हो जाएगा सी, वायु। उत्परिवर्तन का सिद्धांत अभी अभी हम लोग पढ़े थे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? डी ब्रिज ने। 35 का आंसर डी ब्रिज ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने, वेल्सर ने, मेंडल ने, लैमार्क ने। तो अभी इससे पहले वाले में क्वेश्चन पढ़े थे, डार्विन होगा। ठीक, आगे। एक सामान्य शुष्क सेल की विद्युत अपघट्य होता है, मतलब कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का सी, अमोनियम क्लोराइड। आकाश नीला लगता है क्योंकि आकाश का नीला दिखाई देने का कारण क्या है? सूर्य के प्रकाश से नीला रंग और रंगीन रंगों में अधिक है तरंग दैर्ध्य। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। देखिए नीला जो रंग होता है ना, बहुत तेज फैलता है, प्रकीर्णन बहुत तेज होता है। तो इसका आंसर 40 का आंसर हो जाएगा बी। लघु तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/10, 1/100, 1/1000, 1/1,00,000। तो 41 का आंसर हो जाएगा सी, 1/1000। आगे, अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता। तो इसका आंसर ये हो जाएगा उच्च पारगम्यता। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर, देखिए अगले क्वेश्चन में मिला हुआ था। तो उसका देखिए, जब भी कमरे में अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया तो कमरा का तापमान बढ़ जाएगा, थोड़ा गर्म कर सकता है आपके कमरे को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 43 का सी। आगे, वायुमंडल परमाणु बम सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम सिद्धांत आधारित है, इसको समझ लीजिए। इसका हो जाएगा, देखिए परमाणु बम जो होता है, परमाणु बम याद रखिएगा, परमाणु बम को इसको नाभिकीय विखंडन होता है, विखंडन। ठीक, और परमाणु नहीं, ये हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम और सूर्य का ऊर्जा, सूर्य का जो उष्मा निकलता है ना, सूर्य का उष्मा, उसका देखिए क्या होता है, सूर्य का उष्मा। ठीक है ना। तो इन दोनों का नाभिकीय ये जो विखंडन है ना, विखंडन है यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा संलयन, संलयन। इसको याद करने के लिए देखिए सूर्य और यह जो है ना, यह इससे याद रखिएगा संलयन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। परमाणु जो होता है ना, परमाणु याद रखिएगा, परमाणु, परमाणु का एक भाग 3 भाग में टूट जाता है, फिर यह 3 भाग में टूट जाता है, इसी को विखंडन बोलते हैं। ठीक, इसी तरह से ये पार्ट टूट जाएगा तो ये विखंडन होने लगता है। तो इसका सिद्धांत जो है कार्य किस पे करता है? तो नाभिकीय विखंडन पे करता है। दिया है कि परमाणु का नाभिक का आकार कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का पावर -15। सर सीबी रमन को भौतिक नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1928 में, 1930 में, 1932 में, 1950 में। तो सीबी रमन को मिला था 1930 में। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 डिग्री पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका आंसर हो जाएगा, घनत्व सबसे अधिकतम कहाँ होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे। याद रहे, ये पूछता भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता भी है। आगे, सूर्य की प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने का वाला समय क्या कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में यानी कि 500 सेकंड होता है। तो 5 8 है, 5 6 8 48, 8.2 कितना दिया है ये जो सी होगा, इसका आंसर होगा सी। 500 सेकंड लगता है, उसका 60 सेकंड से भाग दे दिए तो 8.20 सेकंड होता है, 20 सेकंड। ठीक है, तो इसका आंसर जब वहां लगभग पर दिया है तो लगभग दिया है तो सी आंसर हो जाएगा। दिया है प्रकाश का सूर्यावकाश में वेग अनुपात होता है 3 × 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश का। ध्यान रहे, ये पूछता भी है। और वेग किसका वेग पूछता है? तो वायु का वेग भी पूछता है, तो 332 होता है। वायु का वेग 332 और सूर्य का प्रकाश का वेग होता है 3 × 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए, फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो फ्यूज किसका सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्यूज, तो इसका हो जाएगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। दाढ़ी बनाने के लिए काम में आता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 51 का ए। आगे, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? सूर्य से,
ये तो आप लोग लगा ही लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्लों से बल्बों में फिलामेंट के रूप में तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। लव है, वेडेनस है, चांदी है, टंगस्टन है, तो इसका टंगस्टन हो जाएगा। 53 का डी है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश, वेग, बल, आयतन, इसमें ये हो जाएगा आयतन, डी हो जाएगा। 54 का डी। आगे, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, ये भी याद रखिएगा। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा ठोस में और सबसे कम गैस में, और ये याद रखिएगा द्रव। ठीक, तो सबसे ज्यादा होता है ठोस में, उससे कम होता है द्रव में, उससे कम होता है गैस में। ठीक, तो वेग सर्वाधिक पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा ठोस। चलिए नेक्स्ट है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आयाम, दीर्घ, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, और कोई नहीं, तो 56 का आंसर हो जाएगा डी। 56 का डी। दिया कि बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अक्रिय गैस, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है? कांच है, स्टील है, रबड़ है, चांदी है। प्रत्यास्थ मतलब कि अपने जगह पर तुरंत आ जाए तो स्टील होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का बी। निकटतम सितारा, सूर्य के अतिरिक्त सी प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 1.2 सेकंड में, 45 सेकंड में, 42 वर्षों में, 42 वर्षों में, दोनों तो सेम हो गया, तो 59 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 60 का भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया था, आर्यभट्ट, रोहिणी, इनसैट 1A, भास्कर, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आर्यभट्ट होगा। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। एक अश्वशक्ति 746 होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा 62 का। आगे, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाले मानव का नाम क्या है? अंतरिक्ष में यूरी गागारिन है, नील आर्मस्ट्रांग है, राकेश तेस्कोरोवा है, तो यूरी गागारिन है। 63 का आंसर हो जाएगा ई। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर सबसे पहले नाम अपना रखे थे। और दिया है कि उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए, बिजली के लैंप का तंतु बना होता है टंगस्टन से, एल्युमिनियम से, चांदी से, लोहा, तो इसका टंगस्टन हो जाएगा, तो 65 का ई। आगे, किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ेगा? बढ़ जाता है, घट जाता है, प्रभावित रहता है, नष्ट हो जाता है? तो उसको अगर किसी भी चुंबक को गर्म कर देंगे तो उसका चुंबकत्व जो है नष्ट हो जाता है, तो इसका आंसर डी होगा। बल का एसआई मात्रक, बल का न्यूटन होता है। ठीक है, जूल होता है कार्य का, ताप का केल्विन होता है, ताप का केल्विन। ठीक है ना। चलिए, आंख के किस भाग पर उसका प्रतिबिंब बनता है? तारा पर, कार्निया पर, वायरस पर, दृष्टि पटल पर? तो नाम से ही पता चल रहा है यह है दृष्टि पटल, और कार्निया को दान में दिया जाता है। ठीक, थर्मामीटर, ये पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? थर्मामीटर को थर्मामीटर में पारे का इसलिए प्रयोग किया जाता है कि वह बहुत तेज मतलब फैलता है, तापमान से देख करके तापमान को देख करके फैलता है, तो इसका कारण हो जाएगा कि ताप के कारण अधिक फैलता है। इसका आंसर सी होगा। सूर्य मुख्यतः बनता है, सूर्य मुख्यतः बना है हाइड्रोजन से, हाइड्रोकार्बन से, कार्बन से, भाज्य तत्व से। 70 का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु के लोच का सर्वोत्तम गुणांक होता है? इस्पात, रबड़, चमड़ा, नायलॉन, धागा। तो लोच दिया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इस्पात। तो यहीं पे समाप्त हो गया। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए, नमस्ते।